हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो वर्किंग कैपिटल पर अफेक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो ही आप मुझे लाइक दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत है वीडियो से, तो आप उसको मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपका पूरा राइट है वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने का, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप डिसलाइक करें तो प्लीज़ मुझे रीज़न बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपकी उस डिसलाइक को लाइक में बदल सकूँ। ठीक है, मेरे हमेशा यही एफर्ट्स रहते हैं कि आप चीज़ों को क्लियर करके चले। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हर एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है उन पर अफेक्ट डालते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, जैसा बिजनेस का नेचर होगा, ऑफ कोर्स बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है वे भी वैसी होगी। अगर कोई बहुत लार्ज लेवल पर काम करता है बिजनेस, वो साइज़ की बात आ गई, लार्ज स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर नेचर की बात है कि वे किस तरह का काम करते हैं। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। नेचर में दरअसल बात आती है कि वे किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात की गई है। इसकी लिंक मैं आपको, इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम्स को सब्सक्राइब करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, देखिए, जो आपको मैं जिस बुक से करा रही हूँ, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड बुक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप कहीं अलग अलग साइट्स पर जाकर चीज़ों को देखते हैं, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट करेगी। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हो जाता है कन्फ्यूज़न क्रिएट। लेकिन ये बुक की जो अब मैं यहाँ पर आपको बुक का ऑथर का नाम बताऊँगी, आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं उसकी पब्लिसिटी कर रही हूँ, बट पब्लिसिटी की बात नहीं है। आपको भी बुक अच्छी लगेगी। डीके गोयल है बुक का नाम। अगर आप डीके गोयल की परचेज करते हैं बुक, इसकी बुक सारी ही अच्छी है। डीके गोयल की अकाउंट्स में आती है बुक्स, चाहे आप 11th-12th का अकाउंट्स ले लीजिए, आप डीके गोयल की कोई भी बुक्स उठा लीजिए, इसकी बुक्स एकदम बेस्ट है अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो डीके गोयल की बुक में से आपको मैं सारे टॉपिक्स करा रही हूँ। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे। सो पब्लिक यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटीज़ यानी जो रेलवेज, ट्रांसपोर्ट्स, यानी जो इन चीज़ों का काम करती है, इन सेक्टर्स के अंदर, लाइक रेलवे सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स के अंदर फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वे फिक्स एसेट्स में होती है। वर्किंग कैपिटल की तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, जो ट्रेडिंग कंसर्न्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है जिसकी। एंड ट्रेडिंग कंसर्न्स वो जो सिर्फ फिनिश गुड्स को सेल करने का काम करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम साइज ऑफ बिजनेस के बारे में। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए बिजनेस का साइज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी की वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की। देखिए, अगर एक फर्म ग्रोइंग स्टेज पर है तो अपनी फर्म की ग्रोथ के लिए उसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा जिससे वे मार्केट में डिमांड्स को पूरा कर पाए। तो उस केस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है एक्सपेंडिंग फर्म की, वो जैसे जैसे एक फर्म एक्सपेंड करेगी वैसे वैसे उसकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो भी चेंज होती रहेगी, यानी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की गई है फ्रेंड्स कि ग्रोइंग फर्म या जो फर्म एक्सपेंड हो रही है उन फर्म्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फर्म स्टेबल हैं उनकी नीड्स इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती जितनी कि एक्सपेंडिंग फर्म की फ्लक्चुएट होती हैं।
हम बात करेंगे प्रोडक्शन साइकिल की। इसको आप कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि जब रॉ मटेरियल से लेकर उसकी फिनिश गुड्स की कन्वर्जन तक जितना भी टाइम लगता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। जितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल होगी उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है उतनी ही जल्दी उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ये वाला पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे बिजनेस फ्लक्चुएशंस। फ्रेंड्स, बिजनेस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती है, कभी बूम का पीरियड आ गया, कभी डिप्रेशन का, कभी रिसेशन का, ठीक है। तो ये पीरियड के साथ साथ जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो भी फ्लक्चुएट होगी, इट्स ऑब्वियस, राइट। सो बूम पीरियड के ड्यूरिंग क्या होता है, फर्म अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करती है, ठीक है। उस टाइम डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो स्टॉक रखा जाएगा, जो इन्वेंट्री होगी वे भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बूम कंडीशन में। लेकिन डिप्रेशन के अंदर जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वे बिल्कुल कम हो जाती हैं। डिप्रेशन के पीरियड के अंदर मेनली देखिए क्या होता है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी जो मनी है, सप्लाई है जो मनी की, वे मार्केट में काफ़ी कम हो जाती है। अगर मनी की सप्लाई मार्केट में कम होगी, आपके हाथ में कैश कम है, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी, जब लोगों की डिमांड ही नहीं होगी, तो यानी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड है ही नहीं, तो उनको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। अगर प्राइसेस कम होंगे तो उनको रिवेन्यूज़ कम होंगे, इंडस्ट्रीज़ को उनको प्रॉफिट्स कम होंगे, जिससे अल्टीमेटली हमारे इंडिया की जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल डाउन होती चली जाएगी। इसीलिए डिप्रेशन के पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिक जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉलिसी की। देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉलिसी जो है हर कंपनी की डिफरेंट होती है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन पॉलिसी होगी वैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए वुलन गारमेंट्स की बात की गई है। देखिए जो प्रोडक्ट्स सीजनल बेसिस होते हैं, लाइक वुलन गारमेंट्स तो आप विंटर्स में ही पहनेंगे, समर में तो पहनेंगे नहीं आप। तो जो वुलन गारमेंट्स है उसकी डिमांड कब ज़्यादा होगी, विंटर्स में ज़्यादा होगी या समर में ज़्यादा होगी, विंटर में ज़्यादा होगी, है ना। तो वुलन गारमेंट्स को लेकर जो प्रोडक्शन पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होगी। समर जो कॉटन क्लॉथ्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होगी। तो अगर एक कंपनी सीजनल बेसिस पर काम करती है तो उस केस में जिस प्रोडक्ट का सीज़न है उस सीज़न में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। वुलन गारमेंट्स की जो अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है विंटर्स में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर एक मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर एक तरह का प्रेशर होगा कि हमें लोगों की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करना है। तो उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वुलन गारमेंट्स की विंटर में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो कंपनी पूरे साल एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो सीजन बेसिस पे नहीं होता, सीजनल बेसिस पे नहीं होता, उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जो सीजनल बेसिस पर काम करते हैं, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल, दो तरह की क्रेडिट पॉलिसी होती है, एक होती है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, एक होती है टाइट क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है जब फर्म अलाउ करती है कि हम क्रेडिट पर सेल्स करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एंड टाइट में यानी बहुत ही कम चीज़ें, बहुत ही कम पोर्शन में चीज़ें क्रेडिट पर प्रोवाइड करना, सारी की सारी सेल्स कैश में होती है। अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है इसका मतलब डेटर्स कंपनी के ज़्यादा हो रहे हैं कि कंपनी ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट पर सेल कर रही है। अगर ज़्यादा क्रेडिट पर कंपनी सेल करेगी तो ज़्यादा डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज़ होती जा रही है तो यानी आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होती जा रही है। क्लियर पॉइंट। अगर कंपनी सारी चीज़ें कैश में ही सेल कर रही है और टाइट क्रेडिट पॉलिसी है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और आपको पता है फ्रेंड्स, आज का जो बिज़नेस का सिनेरियो है इसमें अगर कोई कंपनी सिर्फ कैश में ही सेल करती है तो वहाँ की सेल्स बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जो क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू परचेज। यहाँ पर भी सेम वही बात आ गई, यहाँ पर बात आ गई अगर फर्म गुड्स खरीद रही है क्रेडिट पर तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। अब कैसे कम होगी, अगर फर्म क्रेडिट पर उधार पर चीज़ें खरीद रही है तो फर्म की करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं बात मेरी, क्योंकि फर्म के वे क्रेडिटर्स बन गए। अगर फर्म मान लीजिए ए फर्म है, वो
सप्लायर से सामान खरीदती है, ठीक है, क्रेडिट पर, तो जो सप्लायर है फर्म का क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, यानी फर्म को उस सप्लायर को पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, यानी क्रेडिटर है, ठीक है। बिकॉज सप्लायर ने एक कंपनी को, ए फर्म को गुड्स उधार पर बेची है, ठीक है। ए जो फर्म है वे तो डेटर है सप्लायर के लिए, लेकिन सप्लायर के लिए वो ए फर्म क्या है, ए फर्म के लिए वो सप्लायर क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो लाइबिलिटी साइड में वो सप्लायर को क्या मेंशन करेगी, एज ए क्रेडिटर मेंशन करेगी कि हमें इस सप्लायर को पेमेंट करना है। अगर फर्म्स ज़्यादा उधार पर चीज़ें खरीद रही है तो फर्म की करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती जाएगी। अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल हमारी कम होती जाती है। तो यहाँ पर एक की पॉइंट ये निकल कर आता है कि वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज़ में इनवर्स रिलेशन होता है। आप अभी इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये की पॉइंट्स हम कैच नहीं करते, और नेट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्या पता एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना के आपको दे दे। तो यहाँ पर नोट कीजिए अभी इसी वक्त कि वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है, एंड वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट में पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर फर्म को ईजिली रॉ मटेरियल कॉन्टीन्यूस बेसिस पे अवेलेबल हो जाता है, जब उनको ज़रूरत है, तो कंपनीज को अपने पास ज़्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको पता हमें मिल जाएगा। अगर अगर कंपनी को ज़्यादा अपने पास स्टॉक करके नहीं रखना पड़ रहा, इसका मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। अगर वही दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की सप्लाई इरेगुलर है या टाइमली नहीं मिलता, तो फर्म को अपने पास स्टॉक करके रखना पड़ेगा उस चीज़ को, कि जब हमें ज़रूरत हो प्रोडक्शन करने की हम कर ले बिना किसी दिक्कत के। तो उस केस में ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। अगर वही यहाँ पर सेम बात आ गई, अगर फर्म को पैसा ईजिली मिल रहा है बैंकों से, तो बैंक के लिए वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। अगर वही बैंक को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उनको अपने पास कैश रखना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो नेट प्रॉफिट है वो एक सोर्स का काम करता है, यानी ये भी एक सोर्स है वर्किंग कैपिटल का। नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वर्किंग कैपिटल में भी जाता है, ठीक है। अगर कंपनी ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स अर्न करेगी, यानी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में ये चीज़ जाएगी। लेवल ऑफ टैक्सेस, देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है अकाउंट्स में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। आप सभी को पता होगा, आई नो इस चीज़ के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेवल ऑफ टैक्सेस को उस पॉइंट से, उस कॉन्सेप्ट से लिंक करती हूँ। देखिए, फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 50,000 का, एंड 20% का टैक्स चार्ज होगा। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, जब 20% का टैक्स दिया कंपनी ने, तो कंपनी ने 10,000 का टैक्स डिडक्ट कर दिया इसमें से, यानी कितना हुआ 40,000। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोचिए, अगर टैक्स की जो परसेंटेज है वे इंक्रीज़ होकर 50% हो जाता है, यानी अब कंपनी को 50 में से कितने लेस करने होंगे, 25 लेस करने होंगे। प्रॉफिट कितना बचा रिमेनिंग, 25,000 का प्रॉफिट बचा, ठीक है। यानी अब इस 25,000 जो है और ये 40,000, अगर, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि अगर टैक्स रेट कम है तो वर्किंग कैपिटल जो है वे ज़्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज कंपनी के पास ज़्यादा पोर्शन बचेगा प्रॉफिट का। अगर टैक्स की रेट बढ़ती चली गई तो कंपनी के पास प्रॉफिट्स कम बच जाएगा। अब कंपनी के पहले कंपनी के पास 40,000 का प्रॉफिट, अब कितना है 25,000 का, टैक्स रेट बढ़ने के बाद। तो जब टैक्स रेट इंक्रीज़ होता है तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स कम होंगे तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। क्लियर पॉइंट ये। अगर कोई भी दिक्कत है, यहाँ ये वाला पॉइंट आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। जब कंपनी डिविडेंड्स पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो कैश कम होगा कंपनी के पास पे करने के बाद, राइट, ठीक है। अगर कंपनी कैश कम होगा, यानी करंट एसेट कम है, करंट एसेट कम है तो वर्किंग कैपिटल कम है, ठीक है।
अगर हम इसकी अपोजिट बात करें, अगर कंपनी सारा अपने पास डिविडेंड को रिटेन करके रखती है, कोई शेयर नहीं करती शेयर होल्डर्स को, या कम अमाउंट में शेयर करती है, इसका मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश है कि कंपनी ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं शेयर होल्डर्स को, यानी कैश ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन पॉलिसी का। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगता है मशीनरीज पर, ओके, फिक्स्ड एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन कभी भी रियल में, डेप्रिसिएशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि रियली में कैश कंपनी से आउटफ्लो हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रोविज़न बनाते हैं, हम एक प्रोविज़न में डालते चले जाते हैं कि हाँ हर साल इतना इतना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के हाथ से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका क्या अफेक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल पर, ध्यान से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन को हमेशा प्रॉफिट्स में से काटा जाता है। देखिए, कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने 1 लाख के प्रॉफिट्स में से 20,000 का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। अब कंपनी के पास बचे 80,000 प्रॉफिट। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 लाख रुपए है कंपनी के, एक्चुअल में ही 1 लाख रुपए, कंपनी ने कोई 20,000 रुपये किसी को बाहर दिए नहीं एज ए डेप्रिसिएशन, ये तो सिर्फ एक प्रोविज़न में डल गए 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब कंपनी को इस 80,000 पे टैक्स देना है, ना कि 1 लाख पे। तो कंपनी को कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट मिलता है इससे। समझ रहे हो बात मेरी? कहा कंपनी को 1 लाख पे 20% टैक्स देना था 20,000 रुपये, कहा अब कंपनी को वही टैक्स 80,000 पे देना है, यानी कंपनी को 20,000 रुपये जो काटे गए थे एज ए डेप्रिसिएशन, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। समझ रहे हो बात मेरी? आई होप आप ये पॉइंट कैच कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है, जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, कंपनी जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स उतने ही कम होंगे एंड कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आप कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी कम होगी, समझ रहे बात मेरी, उतनी ही वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में। अगर प्राइस लेवल राइजिंग यानी इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मान लीजिए प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए फंड्स भी ज़्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्किंग कैपिटल के लेवल को डिटरमाइन करने का। अगर मैनेजमेंट रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाती है। अगर वही दूसरी तरफ मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल को केयरलेसली यूज़ करती है, यानी वेस्टेज ज़्यादा कर रही है कंपनी, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल पर अफेक्ट डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ एडवांटेजेस दी हुई हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बहुत इजी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रही है करने में पॉइंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेकिन हिचकिचाइएगा मत बिल्कुल भी मुझे कमेंट करते हुए कि मैम आप हमारे लिए वीडियो बना दे। फ्रेंड्स, मैं आप ही के लिए यहाँ पर हूँ यूट्यूब पर। ये चैनल एक पर्सनलाइज चैनल है, अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है टॉपिक में, तो वो टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, खुद पर ट्रस्ट कीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। एंड अगर आपको आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक, या अगर मुझे वीडियो वापस बनाना हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो हेजिटेशन बिल्कुल भी मत करिएगा मुझसे बात करने में। ओके, सो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।